ओम नमस्ते जी बच्चों, कैसे हो आप। आज फिर नए लेक्चर के साथ अपन शुरुआत करते हैं। पहले मैं बता दूं, जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए मैंने ये बता दिया था कि बेसिक इलस्ट्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स को, क्योंकि साइंस के अंदर घुसाना भी तो है ज़रूरी। तो इसके लिए हमने क्या कदम उठाया था, हमने कदम उठाया था कि कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स हमें आने चाहिए ताकि कैलकुलेटिव पोर्शन अपन कर सके। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, फिजिक्स हमें समझ में कब आएगी, मैंने पहले भी मेंशन कर रखा, अभी भी मेंशन कर देता हूं कि फिजिक्स में दो ही चीज़ें हैं, कंसेप्ट्स प्लस उसी कंसेप्ट्स पर आधारित तुमने क्या न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं क्या। तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने के लिए तुम्हारे पास बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स आने चाहिए। और ये कंसेप्ट कौन से, ये फिजिक्स के कंसेप्ट है। मतलब क्या है कि अगर फिजिक्स का कोई भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के लिए कंसेप्ट्स डिफाइन होते हैं। कंसेप्ट के साथ साथ वो चाहे तो एक स्टेटमेंट हो सकता है या एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। तो वो फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के बाद हमें आंसर निकालना है, तो वो न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर आता है, तो वो कैलकुलेटिव पोर्शन होता है। तो कैलकुलेटिव पोर्शन के लिए अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स के सारे कंसेप्ट अपन ने लगभग कर लिए हैं। तो आज अपन थोड़ा और स्टेप को फॉरवर्ड करते हैं। फिजिक्स को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज़, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो क्या है, वो ये है फिजिकल क्वांटिटीज़। कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जिनको हम मेज़र कर सके। अब क्या है कि ये जो लेक्चर, वैसे इसमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका अलग से लेक्चर है ना। मतलब क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट्स, ये जो चैप्टर है वो अलग से है। आज के लेक्चर में खास बात क्या है, आज का लेक्चर जो है मैंने पहले से मेंशन कर रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स पढ़ने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर्ड कर सके। क्या कर सके बच्चों, मेजर्ड। जैसे कि मान लो हमारे पास एक डेस्क है, मुझे उसी ही तरह की एक और डेस्क बनवानी है, तो क्या करोगे तुम उसके लिए। ऑब्वियस बात है कि तुम उसका मेजरमेंट ले लोगे, इंच टेप से क्या करोगे, उसका मेजरमेंट ले लोगे कि विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, ऐसा कुछ करोगे ना, तब जाके तुम मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली वैसा का वैसा शेप जनरेट कर पाओगे, उसको प्रोड्यूस कर पाओगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो भी तो है कि हम किस चीज़ को, अब मेज बना रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियस बात है कि मुझे लेंथ मेज़र करनी थी। लेकिन यहीं पर अगर मुझे मान लो कि एक 10 तोले का हार बनाना है, ऐसे सिंपल सा गोल्ड हार बनाना है 10 तोले का, तो वहाँ पर पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हार बनाते बनाते उसको मेज़र करना पड़ेगा कि उसका वेट जो है वो 10 तोले के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 तोले मतलब हो गया 100 ग्राम लगभग, है ना। 1 तोले में 10 ग्राम, तो 10 तोले में 100 ग्राम, तो 100 ग्राम मेजर करते रहेंगे, तो वहाँ पर वेट मेज़र करना पड़ेगा। फिजिकल क्वांटिटी क्या थी बच्चों, क्वांटिटी तो थी कि हम एक सेट बनाना चाहते हैं, हार का सेट गोल्ड का, जिसके अंदर हम उसका वेट क्या मान रहे, 10 तोला। तो वो मेजरमेंट क्या हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा, उसका वेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को हम इस लेक्चर से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, वो क्लासीफाइड हो रखी है बच्चों 2 टाइप में। किस में, 2 टाइप में। एक है बच्चों स्केलर और एक क्या है बच्चों, वेक्टर। हिंदी में इसे क्या कहते हैं बच्चों, भौतिक राशि। स्केलर को कहते हैं बच्चों अदिश राशि, और इसे अपन कहते हैं बच्चों सदिश राशि। अब ये अदिश राशि और सदिश राशि क्या है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों ना, कि फिजिक्स के अंदर अगर हम किसी भी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, उसको मेज़र करना मान लो, या उसको रिप्रेजेंट करना, कंप्लीटली अपन को रिप्रेजेंट करना, तो कंप्लीटली रिप्रेजेंट अगर ऐसा हो कि उसमें केवल और केवल किसकी जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत हो। किसकी जरूरत हो बच्चों, मैग्नीट्यूड की। तब वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है बच्चों। मैग्नीट्यूड का मतलब किसकी बात हो रहा है यहाँ पर,
मापांक प्लस ये यूनिट किसको बताता बच्चों, मात्रक को। किसको बताता बच्चों, मात्रक को। जरा समझना, मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं पहले भी दे चुका हूँ। ये बच्चों 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 क्या है बच्चों, 2 ही है। कब तक 2 रहेगा, जब तक हम मानेंगे, देखेंगे जब तक 2 है। तो 2 2 2 को मैं अलग अलग तरीके से अगर लिख भी दूँ ना, तब भी ये 2 ही कहलाएगा। मतलब इनके शेप चेंज करके लिख दूँ, कोई 2 ऐसे लिखता है, कोई 2 ऐसे लिखता है, किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन ये 2 तो 2 ही है। कब तक 2 रहेगा, जब तक इसके पीछे मैं मात्रक ना लगा दूँ, यूनिट ना लगा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 डिग्री, तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, एंगल बन जाएगा, मतलब कोण बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेम्परेचर बन जाएगा। टेम्परेचर मतलब तापमान। अगर मैं यहाँ पर 2 के पीछे लगा दूँ kg, तब ये क्या बन जाएगा बच्चों, मास, मतलब द्रव्यमान बन गया। अगर 2 के पीछे मैं क्या लगा दूँ बच्चों, कुछ भी यूनिट लगा दूँ, जैसे मैंने लगा दूँ बॉल, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी बन चुकी है क्या, बिल्कुल बन चुकी है। मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ ये जरूरी है कि पीछे यूनिट भी लगी होनी चाहिए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो जैसे अदिश राशि और सदिश राशि, मतलब स्केलर और वेक्टर की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी दे दे तो वो वेक्टर है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं करी, लेकिन यहाँ पर स्केलर की जरूर मैं बोलूँगा कि केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो जरा देखना, यहाँ पर मैंने 2 डिग्री लिखा तो ये स्केलर क्वांटिटी, मैंने 2 डिग्री सेंटीग्रेड लगा तो ये भी स्केलर क्वांटिटी, 2 kg स्केलर क्वांटिटी, 2 बॉल स्केलर क्वांटिटी। मतलब 2 बॉल को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं अपन कि जयपुर की और 2 बॉल, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। या फिर 2 किलोग्राम जयपुर की तरफ, ऐसा थोड़ी, डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पर। लेकिन अगर कहीं कहीं पर डायरेक्शन की जरूरत पड़े, एग्जाम्पल देखते हैं जरा कि अब बस मूविंग विद 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक बस जो है वो चल रही है कितने से बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिख दूँ, बस मूविंग विद 10 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स जयपुर, टूवर्ड्स जयपुर, मतलब यहाँ पर मैंने एक डायरेक्शन भी दे दी। अगर मैं जयपुर ना लिख के यहाँ पर लिख दूँ टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन दे दी वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी डायरेक्शन भी अगर मुझे दे दी जाए, तब ये क्वांटिटी कौन सी कहलाती बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। नहीं तो अब ये कौन सी क्वांटिटी बच्चों, सॉरी, तब ये क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। नहीं तो इससे पहले कौन सी थी बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर अदिश राशि और सदिश राशि में अगर डेफिनेशन के हिसाब से बोलें तो हिंदी में तो क्या बोलेंगे, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल मापांक की जरूरत पड़ती है बच्चों, तो वो अदिश राशियाँ। जिनको मापांक के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े वो सदिश राशियाँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी नोन एज स्केलर क्वांटिटी व्हेन वी कंप्लीटली रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी बाय द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। नेसेसिटी किसकी बच्चों, मैग्नीट्यूड की है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एप्लीकेबल कर दी जाए, डायरेक्शन भी दी जाए, डायरेक्शन को भी मैं इंक्लूड कर दूं, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके सारा। अब यहाँ पर छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ बच्चों में स्केलर के और वेक्टर के, है ना। तो जरा देखना, कुछ मैं वेक्टर अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वेक्टर के अंदर घुसने के लिए पहले वेक्टर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो स्केलर वेक्टर के कुछ एग्जांपल देखो, फिर अपन ये चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ना, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने बताया ना 2 kg, तो मास क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 2 न्यूटन, न्यूटन क्या है बच्चों, फोर्स है। और फोर्स के लिए खास बात है, ये वेक्टर है। क्यों है वेक्टर मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगाते हो ना, बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है, किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। मतलब क्या है कि तुमने घूसा मारा यहाँ पर, तो खड्डा भी यहीं पर होगा, ऐसा थोड़ी होगा दूसरी दीवार पर जाके खड्डा हो जाए। ये तो जादू हो गया, मूवीज में होता है ऐसा, वास्तव में थोड़ी होता है। ठीक है, भूत प्रेत की कहानी में ऐसा होता है कि यहाँ घूसा मारो, दर्द वहाँ पर हो रहा है, या जुड़ो भाई बहन में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही केवल, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो आ ही रहा है 2 न्यूटन, और साथ साथ फोर्स लग रहा है ना, फोर्स वर्ड आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। और देखना बच्चों, अगर मैंने लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक स्पीड को बताता है। किसको बताता है बच्चों, स्पीड को बताता है। और अगर मैंने लिखा 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तब ये किसको बताएगा बच्चों,
वेलोसिटी को बताएगा, मतलब दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, बस एक स्पीड हो गया और एक वेलोसिटी हो गया। तो ये स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक स्केलर और एक क्या है बच्चों, वेक्टर रिस्पेक्टिवली। अब जरा देखना, मैंने लिखा 2 मीटर, मैं चल रहा हूं कितना बच्चों, या फिर ऐसा बोल सकते हो तुम, अ बॉय हैव टेकन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। और अगर मैंने लिखा अ बॉय हैव टेकन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, है तो दोनों 2 मीटर ही, बस एक पे क्या दे रखा है बच्चों, डिस्टेंस, और एक में क्या दे रखा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। 2 मीटर डिस्टेंस और 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अंतर है, एक स्केलर है वेक्टर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं स्केलर और वेक्टर कैसे बोल सकता हूँ? ये वैसे 6th क्लास में भी था, 7th में भी था, 8th में भी था, 9th 10th, मतलब तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, चलो स्केलर वेक्टर के बारे में तो तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या सेम होती है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी की होती है ना, वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी होती है। हाँ, अगर डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता तो वो स्पीड है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा तो वो वेलोसिटी है। चलो इन दोनों को थोड़ा सा और अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे जरा देखना, ये उतारना बच्चों ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सी है। मान लो कि ये तुम्हारा क्या है बच्चों, ये तुम्हारा क्लासरूम है। क्या है बच्चों, ये तुम्हारा क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम से कहां जा रहे हो तुम बच्चों, वॉशरूम जा रहे हो। तो क्लासरूम से वॉशरूम के लिए तुम टीचर से परमिशन लोगे कि मैडम पानी पीने जाया गया है ना, तब जाते कहां पर हो, वॉशरूम में ना, इशारा कर दिया ना तुमने। तब क्या करोगे तुम, वहां पर यहां से निकलोगे और सीधा वॉशरूम की डायरेक्शन, ठीक है। ये क्लासरूम से वॉशरूम तक चले गए तुम। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब डिस्टेंस बोलोगे और कब डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। अब तुम्हें वॉशरूम से वापस क्लासरूम जाना, तो तुम क्या करते हो जरा देखना। क्या ऐसे कुछ करते हो क्या, मतलब क्या हो गया कि क्लासरूम से वॉशरूम तुम तेजी से जाओगे, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कवर करोगे कि जल्द से जल्द तुम्हें वॉशरूम जाना है। और वॉशरूम से वापस क्लासरूम के लिए तुम ये नहीं देखोगे कि क्लासरूम जाना है कि मुझे जल्द से जल्द। होशियार बच्चा तो अलग बात है, वो सीधा जाएगा मेरा लेक्चर ना छूट जाए। लेकिन कोई खुराफाती बच्चा है तो वो वॉशरूम से क्लासरूम जाने के लिए अलग अलग पाथ यूज़ करेगा, मतलब वो टहलते टहलते जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज़ है ये किसको बता रही है बच्चों, ये डिस्टेंस को बता रही है। किसको बता रही है बच्चों, डिस्टेंस को। मतलब उसे पता तो है कि मुझे क्लासरूम जाना है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जा रहा। वो कभी यहाँ मुड़ गया, कभी यहाँ मुड़ गया, कभी यहाँ मुड़ गया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। क्या मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब क्लासरूम से वॉशरूम जा रहे थे तब तो उसने क्या सोचा कि वॉशरूम जाने के लिए ये रास्ता बिल्कुल सही है। मतलब उसने पहले क्या डिसाइड करा होगा, डायरेक्शन डिसाइड करी होगी। क्या डिसाइड करा होगा बच्चों, डायरेक्शन। मतलब क्या है कि ये जो पाथ है, ये वाली जो लाइन वाला जो पाथ है, इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें एक चीज पता चल गई होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है बच्चों, एक 2 मीटर या फिर दोनों की यूनिट तो सेम होती है, लेकिन एक में डायरेक्शन को भी महत्व दिया जाता है और एक में नहीं दिया जाता। तो डिस्टेंस में तो क्या है, डायरेक्शन का महत्व नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जरूर होता है डायरेक्शन का महत्व। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हो बच्चों तुम्हारे सामने। क्या, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है बच्चों, स्वीट होम है, और ये क्या है बच्चों, ये हमारा प्यारा सा क्या है बच्चों, द्रोणा है। तो स्वीट होम से द्रोणा, मान लो बच्चा कोचिंग आना चाह रहा है, तो क्या होगा, वो ये क्या है बच्चों, ये वो पाथ है, ये वो रोड है जिसके अकॉर्डिंगली वो बच्चा कोचिंग आएगा। तो वो रोड के अकॉर्डिंग चलेगा ऐसे। ये लो बच्चों, ये बच्चों द्रोणा पहुंच गया है। लेकिन मान लो कि मॉर्निंग में 9 AM रिपोर्ट करना है बच्चों को। कब, संडे को, क्योंकि टेस्ट होता है उस दिन। अब टेस्ट में 9 AM अगर रिपोर्ट नहीं कर रहा तो उसको तो वापस घर भेज देते हम। तो क्या होगा, बच्चा 9 बजे से या तो पहले आएगा या एग्जैक्ट 9 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करेगा। लेकिन कोई बच्चा लेट हो गया, अब उसको हो गई 8
45 होगी। अब उसको 20 मिनट तो लगते ही हैं यहाँ से आने, या तो वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड तेज कर देगा। लेकिन कोई बच्चा बिल्कुल बदमाश हो गया, इतनी बजे घर से निकला है तो 1 मिनट में उसे वहाँ पहुँचना, तो वो क्या सोचेगा, वो उसके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आएगी कि काश मैं सुपरमैन होता या मेरे पंख होते। वो क्या करता, सीधा छत पे जाता ऐसे। अब देखो बच्चा भी कितना शैतान है, ऐसा है बिल्कुल सूकड़ा सा। वो क्या करता है, दाएं देखता बाएं देखता, कोई देख तो नहीं रहा, सुपर हीरो है ना, देखते हैं आगे पीछे। फिर क्या करेगा, उड़ना स्टार्ट करेगा, वो द्रोणा पर लैंड। मतलब क्या हो गया कि वो अपने स्वीट होम से द्रोणा तक जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने की कोशिश में लगा रहेगा। और शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, डायरेक्शन देखना पड़ता है। अब ये चारों दिशाओं में देखेगा कि द्रोणा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में उड़ेगा। है कि नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये जो चीज बताती है किसको बताती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। और ये किसको बताता है बच्चों, डिस्टेंस को बताता है। तो डिस्टेंस का मतलब तो हो गया है बच्चों पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं बच्चों, path covered by an object known as distance। और शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यह जरूरी है कि तुम वहां पर डायरेक्शन भी देखते हो। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। ये हमेशा कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है, लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होंगे तो मैं क्या अब वेक्टर पे जा सकता हूँ क्या। चलो देखते बच्चों, ये सारा वीडियो पोस्ट करके उतार लेना। हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों, वेक्टर्स या फिर सदिश राशियों की बात करने जा रहे हैं। तो चलो वेक्टर्स पर गौर करते हैं ना। मैं तुम्हारे सामने 3 अलग अलग नोटेशन लिख रहा हूं बच्चों ना। मैंने उल्टे सीधे बना दिया डायग्राम, कोई बात नहीं। अब इन तीनों को डिफरेंशिएट करते, तीनों क्या है। तो मैं पहले इसकी बात कर देता हूं बच्चों। ये तो है लाइन। लाइन मतलब क्या है बच्चों, एक रेखा। लाइन क्या होती है, जिसका ना तो स्टार्ट पॉइंट पता होता ना तो एंड पॉइंट पता होता है, तभी तो तुम इसको क्या बोलते हो। जैसे ये होता है, यहाँ पर 2 डायरेक्शन होती है ना, एक्स और एक्स डैश, और ये क्या है बच्चों, वाई और वाई डैश। दोनों तरफ एरो लगाना बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ पर एंड हो रही है, हमें नहीं पता कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसलिए इन दोनों की तरफ क्या लगा दिया जाता है बच्चों, एरो। तो ये होती है लाइन, ये इसको लीनियर भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं इसकी, ये क्या है बच्चों, इससे मैं बोलूंगा रे। रे मतलब क्या होता है बच्चों, किरण। सही ना बच्चों, किरण। क्योंकि रे का मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट तो मुझे पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता। तो जैसे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, एक बल्ब की बात कर लेता हूँ। यहाँ से मान लो ये क्या है हमारे पास, एक बल्ब है। तो बल्ब से क्या होती है बच्चों, रेज निकलती है। मतलब ये इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, लेकिन एंड कहाँ पर होगी ये हमें नहीं पता। इसलिए ये क्या है बच्चों, सारी रेज है। ये इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ जा रही है ना सारी,
ये सारी क्या है बच्चों, रेज हो गई है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों इसकी। ये क्या है बच्चों, ना तो ये लाइन है ना तो ये रे है, मतलब एक तरीके से मान लो कि लाइन को दोनों तरफ से काटा गया, तो इससे अपन क्या बोलते हैं, लाइन को काटा गया। लाइन को जब काटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट। या फिर काटने के बाद जो चीज बचती है उसे बोलते हैं खंड, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, रेखा खंड। आहा, समझ में आई चीज। तो यहाँ पर ये जो ए बी है रेखाखंड है, ए बी जो रे है, ए बी लाइन है, तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो तुम इसको ऐसे लिख दोगे ए बी रेखाखंड लाइन सेगमेंट, या फिर तुम इसको डायरेक्ट केवल ए बी लिखते हो, तब भी इसको क्या मानते हो बच्चों, ए बी लाइन सेगमेंट मानते हो। ये जो चीज है इसके ऊपर तुम लगा देते हो ऐसे एरो, तो ये ए बी क्या कहलाएगी बच्चों, ए बी रे या ए बी किरण, और इसे अपन क्या बोलेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट। या तो तुम ऐसे बाहर लगाओगे या नहीं लगाओगे तब भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये भी माना जाता है लाइन सेगमेंट। अब बात करते हैं इसकी, तो ये जो ए बी अगर मैं लाइन लिखता हूँ तो इसका मतलब ही क्या है बच्चों, ये ए बी मतलब दोनों तरफ एरो लगने वाली चीज है। अब इन तीनों में मुझे यूज क्या करना, मुझे तो वेक्टर पढ़ना, तो मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ बच्चों, ये चीज इसलिए बताई क्योंकि ये जो चीज है यही वेक्टर को बताती है। क्योंकि वेक्टर के लिए खास बात क्या है, खास बात यह है कि स्टार्ट पॉइंट हमें पता होता है, फाइनल कहाँ है हमें नहीं पता, क्योंकि वो डायरेक्शन को बताता है। जो एरो होता है ना वो किसको बताता है बच्चों, डायरेक्शन को। तो ये ए बी जो रे है यही किसकी नोटेशन के अंदर आती है, वेक्टर की नोटेशन के अंदर आती है। तो अब हम आगे चल सकते हैं। तो हमें अब एक चीज पता चल गई कि अगर मैं ए बी वेक्टर बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या, ए बी के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, मुझे एरो लगाना पड़ेगा। हरी बात समझ में। तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी दोनों की डेफिनेशन भी अपन ने समझ ली है। फिर वेक्टर को किस नोटेशन से उठाया गया, रे वाले नोटेशन से, ये भी अपन ने समझ लिया है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसे। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, तो इसको तुम ए बी वेक्टर भी बोल सकते हो, हिंदी में क्या बोलोगे, ए बी सदिश बोल सकते हो, या तुम ए बी के ऊपर एरो लगा सकते हो। और अगर तुम्हें पता है कि ये कितना है बच्चों, ए डिस्टेंस है या ए मीटर है, तो तुम, या फिर इसका नाम ए बोल दूं मैं, तो ये ए बी वेक्टर ए वेक्टर भी कहला सकता है। मतलब जैसे देखना, मैंने यहाँ पर और यहाँ पर, ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ओ ए वेक्टर अलग चीज़ होगी, ओ बी वेक्टर अलग चीज़ होगी। मान लो ये स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, तो इसको तुम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों, चलेगा। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया बच्चों। तो हेडिंग क्या लिखोगे यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर। तो हेडिंग डाल के उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके। अब वास्तविकता देखें ना तो वेक्टर को भी बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो मैं बता दूं कौन कौन से हैं बच्चों। एक वेक्टर तो होता है बच्चों पोलर वेक्टर। कौन सा वेक्टर बच्चों, पोलर वेक्टर। और एक होता है बच्चों एक्सियल वेक्टर। अब ये दोनों है क्या, चलो अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ नाम बता दिए जो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। आगे जाके हमें इन सब चीज़ों के बारे में जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब अपन को पता चल जाएगा कि पोलर और एक्सियल क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ तो पोलर के अंदर क्या होता है, हमें एक इनिशियल पॉइंट पता होता है, और जो फाइनल होता है ना वो किसको बताता है बच्चों, डायरेक्शन को बताता है। जैसे ये आर वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर बच्चों, पोलर वेक्टर। अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था ना, उसी हिसाब से समझ के चलो। और जो एक्सियल वेक्टर होता है ना, ये वास्तव में पता है किसकी बात करता है। इसके लिए तो मैं बता दूं बच्चों, ये ट्रांसलेटरी मोशन में काम आता है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब पता क्या होता है बच्चों, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना, ऐसे। अब मैं एक्सियल वेक्टर की बात करता हूं ना, तो ये किसके अंदर आता है बच्चों, ये रोटेशनल, TIONL, रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। रोटेशनल मोशन का मतलब पता क्या होता है, ये हमेशा एक ही पॉइंट के चारों ओर इक्वल डिस्टेंस पे घूमता है। जैसे ये है ऐसे, तो ये गोल गोल घूम रहा है ना चक्री के हिसाब से, ऐसे मान के चलो इसको तुम, ठीक है। तो जब ये गोल गोल घूम रहा है ऐसे,
तो ये जो वेक्टर कहलाता है ना, ये कहलाता है एक्सियल वेक्टर। क्यों बच्चों? क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। मतलब ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जिस अक्ष के सापेक्ष घूमता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं बच्चों, एक्सियल वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे इससे अपन बच्चों, अक्षीय सदिश। और पोलर वेक्टर को क्या बोलेंगे बच्चों अपन, ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश में याद रखना, तुम्हें फिक्स पॉइंट पता होता है और डायरेक्शन पता होती है। जैसे अभी अपन बात करी थी ना ए बी वेक्टर, वो क्या थे, सारे पोलर के एग्जांपल थे। एक्सियल का एग्जांपल समझ में आ गया, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करते हैं। ये कौन सा वेक्टर कहलाता है बच्चों, एक्सियल वेक्टर। अच्छा सर, यहाँ पर वेक्टर की क्या जरूरत पड़ी, हमें तो डायरेक्शन मिल नहीं रही। बच्चों मिलेगी डायरेक्शन। जैसे मान लो कि तुम एक क्या लो एग्जाम्पल लो, मान लो कि थाली है या कॉपी, तुम क्लास में घुमाते हो ना कॉपी को, क्या करते हो, नोटबुक को ऐसे पकड़ते हो और ऐसे गोल घुमाते हो, फिर हिलाते रहते हो इस टाइप से। तो क्या करते हो तुम, इस पॉइंट से उसको टेंजेंशियली एक्सेलरेट कर पा रहे हो। जब एक्सेलरेट कर पा रहे हो तो मतलब वहाँ पर डायरेक्शन भी दे रहे हो ना एक साथ। वो बार बार हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज कर रही है क्या, इसका मतलब क्या हो गया। अभी मैंने तुम्हें बताया कि डायरेक्शन चेंज करोगे तो डायरेक्शन का महत्व नहीं होगा। नहीं बच्चों, सर्कुलर मोशन के अंदर डायरेक्शन चेंज तो होती है, लेकिन हर पॉइंट पर होती है, हर पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर तुम अगर टेंजेंट बनाओगे ना ऐसे, तो भी डायरेक्शन ऐसे, कभी डायरेक्शन ऐसे, कभी डायरेक्शन ऐसे। या फिर तुम मान के चलो यहाँ पर पानी भर दो और थाली को घुमाओगे तो पानी कैसे जाएगा बच्चों, स्पाइरल फॉर्म में, है कि नहीं है। तो इसलिए इसको एक्सियल वेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो कि रोटेशनल मोशन में अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सियल वेक्टर की खास बात मैं बता देता हूँ बच्चों ना। अगर यहाँ पर एक पत्थर को गोल गोल घुमाओ इस एक्सिस के अबाउट, मान लो ये पत्थर है ना, तो ये एक तो बाहर जाने की कोशिश में लगा रहेगा, लेकिन बाहर जाएगा नहीं क्योंकि बांध रखा ना अपन ने किसी को। दूसरा, जिस पॉइंट पर तुम इसको छोड़ते हो ना, उसी डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाता है। तो ये मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर वी आर ए लिखा, ए मतलब होता है एक्सियल वेक्टर, वी मतलब जिस पॉइंट पर छोड़ते हो ना उसी डायरेक्शन में जाओ। जैसे पत्थर को गोल गोल घुमाओगे, छोड़ दिया तो पत्थर कहाँ जाएगा, जिस पॉइंट पर छोड़ा उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसे थोड़ी वो गोल गोल घूमता रहेगा। तो ये वी हो गया। और ये आर वेक्टर क्या है, आर बताता है रेडियल वेक्टर को, ये रेडियस है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसे क्या बोलोगे तुम, टेंजेंट वेक्टर। ये नोट डाल के लिख लेना बच्चों ना, 5 रुपए का। इससे तो एक्सियल बोलेंगे ही बोलेंगे अपन, और इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियल वेक्टर। ये याद करने के पर्पज से है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है ना। आगे चल सकते बच्चों अपन।